हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स। तो ये हमारी सितंबर मंथ की है। सितंबर मंथ की सब कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 टॉपिक बची है। एक कल्चर है जो मैं कभी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जिसको कि एकदम छोटे से कवर किया जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि सितंबर मंथ में और क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो जितने भी डिटेल में डिस्कस करने वाली टॉपिक होती है उसे तो हम लोग हर एक टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। बट ये सारे कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो कि आपकी घटना होती है, यानी कि वो सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, बट उसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल ऐसे ही देखोगे तो इस बार जो है 40 टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले आज की क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए मेंस आंसर राइटिंग का। तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है 17 नवंबर। यहाँ पे आपको बतानी है कि गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर्स टू अर्बन डेवलपमेंट देयर इज अ नीड टू एड्रेस द स्टार्क inequalities and make urban space in India more socially and financially inclusive। तो इसको डिस्कस करना है। आपको बताना है कि जो अर्बन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो अर्बन डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस देते हुए हमें जो हमारे इंडिया में जो इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है और जो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है। और साथ ही अर्बन स्पेस एक ऐसा इंडिया में बनाना है जो कि मोर सोशली और फिनेंशियली इंक्लूसिव हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोशली यानी कि सोसाइटी में रह सके, और इंक्लूसिव हो यानी कि आपका जो है ना फिनेंशियल इंक्लूसिव हो, यानी कि लोगों को जो है ना बैंकों से कनेक्ट करना है, लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, डिजिटाइज हो, इस तरीके का एक सोशली और फिनेंशियली इंक्लूसिव हो। तो इसके ऊपर आप लोग को डिस्कस करनी है। ठीक है, 10 नंबर की ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी को इवेल्युएट करें तो उसके लिए हमें जो है आप लोग मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com पे। ओके, चलिए आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को, जो कि है सिंगापुर कन्वेंशन। मेडिएशन के ऊपर आया है, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन। तो इसका और भी नाम है, जैसे कन्वेंशन क्या होता है कि कहीं पे भी ये आपकी कोई भी मीटिंग होती है तो उसको कन्वेंशन कह देते हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपका बात रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे मेडिएशन से रिजल्ट है, यानी कि मेडिएशन से निकल कर ये आपका जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात की जाती है। ये पहली बार ऐसी कोई यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है जो कि यहाँ पे सिंगापुर के नाम पे है। सिंगापुर कन्वेंशन हम लोग कह रहे हैं, तो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कोई भी कन्वेंशन जो कि सिंगापुर के नाम पे, बट दिस इज़ द फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट पे ये अप्लाई होता है। तो इंटरनेट सेटलमेंट, जैसे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होती है तो समटाइम्स आप सुनते होंगे कि मेडिएशन करा लो, समटाइम्स आप आर्बिट्रेशन, समटाइम्स नेगोशिएशन, समटाइम्स कंसीलिएशन। सो ये 4 तरीका है जो कि कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट को सेटलमेंट कराने का। तो यही चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन मेडिएशन के थ्रू जो यहाँ पे आपका सेटलमेंट कराया जाता है, तो मेडिएशन के थ्रू कैसे कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पार्टी है, ए है, बी है। इनके बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उनको अगर यहाँ पे सलाह मशवरा कराना है तो इसके लिए कोई मीडिएटर आएंगे। तो सी यहाँ पे मानिए कोई थर्ड पार्टी है, ये यहाँ पे ए पार्टी को समझाएंगे, बी पार्टी को समझाएंगे, और दोनों को आपस में जो है जो कॉमन टॉक होगा और जो कॉमन पॉइंट होगा उस पर लेकर दोनों को जो है यहाँ पे कहेंगे कि आप लोग सेटलमेंट कर लो, आप लोग इसके आगे लड़ो झगड़ो नहीं, अपना काम आराम से करो। ठीक है, तो ये आके एक मीडिएटर आकर जब यहाँ पे मीडिएशन कराते हैं, सलाह मशवरा कराते हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्शन है उसको सेटलमेंट करते, रिजॉल्व करते, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मेडिएशन के थ्रू यहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, इस कन्वेंशन का यहाँ पे आप लोग देखो कि 53 सिग्नेटरीज है, जिसमें से हम इंडिया भी है। तो जो भी कन्वेंशन हो, जो भी यहाँ पे आपकी पार्टी हो, ट्रीटी हो, अगर उसका इंडिया पार्ट है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको इंडिया के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश है जिन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा है, जैसे एक तरफ तो आपको चाइना देखने को मिलेगा तो दूसरा तरफ आपका पाकिस्तान है, तो इन दोनों को ध्यान रखना कि ये दोनों है कि नहीं, और यूएस है कि नहीं। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ होते हैं उनके बारे में आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे चाइना भी है और यूएस भी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा इस तरीके के यहाँ पे कन्वेंशन से। तो आप सबसे पहले यही समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्यापार जो होता है, सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्शन का कारण है ना वो व्यापार ही है। जैसे आप देखते हो कि हम और चाइना में कितना ज़्यादा झड़प होता है, इंडिया चाइना में। तो क्यों झड़प होता है, क्योंकि चाइना वाले क्या करते हैं कि अपने सस्ते जो सामान होते हैं उसको हमारे इंडिया में लाकर फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। और हमारे इंडिया में आप जानते हो कि सब सस्ते चीज़ों के पीछे भागते हैं। ऑब्वियस है कि क्योंकि बहुत सारे मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है हमारा गरीब है, तो ऑब्वियस है कि सस्ते ही दाम के पीछे और सस्ते ही सामान के पीछे भागेंगे, तो इससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं हर्ट होता है। और हमारे जो कंट्रीज़ में रहने वाले और करने वाले काम करने वाले लोग हैं जो इतना मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि इतनी सस्ती दामों पर जो वो लोग अपना सामान यहाँ पे डंप करते हैं वो करें। तो इसके लिए हम लोग कई बार ड्यूटीज़ लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं, काउंटरफिट ड्यूटीज़ लगाते हैं, तो इससे चाइना को बहुत चिढ़न होती है।
चाइना चिढ़ जाता है, उसके बाद वो और कोई एक्शन लेने लगता है। तो ये क्या होता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे निकल कर आता है। फिर आप देखते हो कि यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया, तो कई तरीके का आपको ट्रेड देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसी में होगा कि मीडिएशन के थ्रू यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको यहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिज़नेस जो है वो यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि बिज़नेस में आपको पता है जितने भी पार्टी होते हैं, चाहे वो इंटरनल पार्टी हो, मेंबर हो पार्टी के, या फिर कोई आउटर भी हो, तो उन लोग के बीच में कोई भी ज़रूरी नहीं ना है कि बिज़नेस में जो है सबको एक दूसरे का बात से सहमति हो, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म करने के लिए मीडिएशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी कम है। जैसे आप अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोर्ट जाते हो, चाहे सेशन कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो दो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यर्थ होती है। सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी वकील आप हायर करोगे, लॉयर हायर करोगे, तो उनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप लोग देखते हो कि तारीख पे तारीख, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि टाइम कम लगे और आपके पैसे भी कम खर्च हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये मीडिएशन वगैरह ही है। तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा कि हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक तरीके का रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इस तरीके के कन्वेंशन को साइन करने से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करने आते हैं, कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करने आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनको अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं से भी अराइज होता है, तो उनको मीडिएशन के थ्रू जो है उनका कॉन्फ्लिक्शंस यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखो कि 4 तरीके का यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस यहाँ पे वे है। पहला है कि आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशंस क्या होता है? आर्बिट्रेशन में आप देखो कि एक आर्बिट्रेटर रहते हैं, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी के थ्रू ही यहाँ पे आपका कोई भी जैसे ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो यहाँ पे थर्ड मेंबर के थ्रू ही यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर होते हैं। तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं ना, वो एकदम से यहाँ पे आपकी लीगल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और लीगल बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोसीजर यहाँ पे चलता है वो यहाँ पे पूरा आपका लीगल प्रोसेसर के थ्रू चलता है और ये बाइंडिंग होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आर्बिट्रेटर कोई भी अगर फैसला ले आते हैं, कोई भी बात पर अगर यहाँ पे इन दोनों को मना लेते हैं और फैसला दे देते हैं कि आप लोग को इसके बाद नहीं लड़ना है, नहीं इस टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना चाहिए और ये आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, तो पार्टी ए और पार्टी बी को इनका बात मानना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये बाइंडिंग है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर इसके बाद कोई और एक्शन लिया जाएगा। तो ये होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। वहीं आप देखो इसका जस्ट उल्टा होता है कंसिलिएशन। उल्टा नहीं होता है, लेकिन कंसिलिएशन में क्या है कि ये बस नॉन बाइंडिंग है। कंसिलिएशंस में भी यहाँ पे कानून को एक्सप्लेन किया जाता है दोनों को, यानी कि अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में, तो यहाँ पे इनको बताया जाता है कि हाँ क्या यहाँ पे आपका कानून के तौर तरीके से अगर आप लोग गुजरोगे, कोर्ट जाना चाहोगे, पूरी तरीके से प्रॉपर केस लड़ना चाहोगे, तो उसमें क्या क्या आपका जो है प्रॉस एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ें पार्टी ए और पार्टी बी को बताया जाता है। लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है। ए पार्टी अगर चाहे तो यहाँ पे मान भी सकते हैं कंसिलिएटर की बात, बी पार्टी माने चाहे तो वो मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकते। तो ये नॉन बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में बस यही अंतर है कि आर्बिट्रेशन इज़ बाइंडिंग एंड कंसिलिएशन इज़ नॉन बाइंडिंग। थर्ड है नेगोशिएशन। जैसे आप सुनते हो कि नेगोशिएट कर लिया गया, नेगोशिएट कर लिया गया क्या होता है? डायरेक्टली यहाँ पे जो है सोल्यूशन की बात करते हैं। ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर यहाँ पे झड़प हो गया है, ट्रेड को ही लेकर अगर दो कंट्री के बीच में झड़प हो गया, तो दोनों कंट्री आपस में बात करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालती है, तो वो होता है नेगोशिएशन, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी का इंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ होता है मीडिएशन। तो इसके बारे में मैं जो अभी बताई, ठीक है, मीडिएटर की ज़रूरत होती है। तो ये 4 तरीका है जिससे कि कोर्ट से आप बाहर रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कोर्ट दौड़ कर चले जाओ। तो कोर्ट से बाहर रहना है तो ये 4 वे है, 4 तरीका है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। फाइन, आते हैं सेकंड टॉपिक पे जो कि है ए वेव। ए वेव हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये रिसेंटली क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंप्लीट हो गया है ए वेव के चेयरमैनशिप में, और इनके द्वारा अभी कोविड-19 में इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया है। तो वो यहाँ पे एक वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किए हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक कहते हैं ना कि उसे क्या कहते हैं, जो मीटिंग होती है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि इंटरनेशनल मीटिंग ही टाइप का ये वेबिनार होता है। तो ये यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या इनके द्वारा इशू फेस किया गया कोविड-19 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट कराने में, क्या क्या चैलेंजेस ये देखे और क्या क्या प्रोटोकॉल यहाँ पे रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे 1 साल के अंदर जो इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो ये ए वेव क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट एसोसिएशन है, जितने भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसके जो चेयरमैन होते हैं इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएस होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ जापान होंगे, तो वो सब इसके मेंबर होते हैं। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 115 यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ है एज ए मेंबर, और 16 यहाँ पे रीजनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है एज ए एसोसिएट मेंबर। ठीक है, तो ये याद रखना है, 115 यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है और 16 यहाँ पे रीजनल एसोसिएशन है। लास्ट ईयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे चेयर किया जा रहा था, यानी कि हम लोग चेयरमैन का सीट लिए थे, वो भी 2019 से 21 तक का, 2 साल का। इंडिया का जो ए वेव सेंटर है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में है, तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पे हमारे कंट्री में है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिसर्च के लिए और ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहाँ पे सही तरीके से इसको कंडक्ट भी कराया जाए, यानी कि ज्वाइन भी कर सके। इसको कहने का मतलब है कि ए वेव में काम भी कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है कि क्या क्या इशू यहाँ पे फेस किया गया। तो कंट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में थी कि क्या यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराना है या फिर पोस्टपोन कर देना है। अभी आपने देखा बिहार का इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, तो उसमें यही चीज़ें थी कि सबसे पहले तो यही बात आ रही थी कि इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए या फिर पोस्टपोन कर देना चाहिए। सेकंड यहाँ पे थी कि पॉलिटिकल कंपेजिंग में चेंजेस, जैसा कि हमने अक्टूबर मंथ की यहाँ पे पॉलिटी में कल हमने देखा है। तो अगर आप लोग वो लेसन नहीं देखे हो तो आई बटन में मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लेना। उसमें क्या है कि आप समझ पाओगे कि इस बार कैसे थोड़ा डिफरेंट वे में इलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कोविड-19 के होते हुए यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंपेजिंग में थोड़ा यहाँ पे चेंज किया गया, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को यहाँ पे कम किया गया, डोर टू डोर जो मिनिस्टर मंत्री सब जाते थे घर में उसको यहाँ पे बंद किया गया। साथ ही पार्टी इन पावर जो है उनको यहाँ पे अथॉरिटी इन्हेंस किया गया कि वो इन्फोर्स करे लॉकडाउन या फिर कोई और भी रेस्ट्रिक्शन को वो इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन पावर को यहाँ पे मिसयूज़ नहीं करना है। क्या क्या स्टेप्स लिया गया इंडिया में ये समझिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10% इंक्रीज़ किया गया कंपेंज एक्सपेंडिचर लिमिट, यानी कि वो जो कंपेंज कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि रैली वगैरह निकलती है तो उसके लिए खर्चा जो है 10% वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, प्रॉपर सबको मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, तो इसलिए यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए खर्च को यहाँ पे बढ़ाया गया। एक अलग से पोलिंग अरेंजमेंट हुआ, जो भी यहाँ पे कन्फर्म्ड और सस्पेक्टेड कोविड-19 केसेस थे, और मैक्सिमम जो है 100,000 इलेक्टर्स थे, यानी कि एक जगह पोलिंग स्टेशन में मैक्सिमम यहाँ पे 1000 ही रखा गया। इससे पहले 1500 होते थे, बट उसको घटा के 1000 रखा गया। साथ ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस रखा गया जो कि डोर टू डोर कैंपेन्स के लिए था और रोड शो के लिए था, पॉलिटिकल पार्टीज और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनके लिए। तो ये सारे कुछ अलग से स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। थर्ड आर्टिकल में आते ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, तो जो भी पोर्टल और जो भी यहाँ पे आपका वेबसाइट निकल कर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया, क्योंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल है तो इसमें क्या है कि पंचायती राज में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक अच्छा तरीके का यहाँ पे बेटर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट होगा, वर्क बेस्ड अकाउंटिंग की जाएगी। पोर्टल कहने का मतलब है कि एक ऑनलाइन आपका ऐप होगा, उसमें आप ओपन करोगे तो पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है सबका काम, सबका प्रोजेक्ट आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से होता है ये पोर्टल में। क्या होता है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है। इट मीन्स कि आपको जल्दी से जल्दी जब आप ओपन करोगे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगा कि कौन कितने डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट में कितना टारगेट अभी अचीव किया गया। ईच एंड एवरी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है वो इस पोर्टल में देखने को मिलेगा ग्राम स्वराज से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे 2021 तक के लिए यहाँ पे 2.43 लाख ग्राम पंचायत जो है वो फाइनलाइज किया गया है कि वो यहाँ पे जो है GPDP ऑन यहाँ पे ग्राम स्वराज में, यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है उनका यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें, यानी कि 2.5 लाख तक आप समझ सकते हो कि ग्राम पंचायत को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है उनके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ई ग्राम स्वराज किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है और क्यों लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया के द्वारा यहाँ पे वॉलेंट्री E20 प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया गया है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल्स। तो ये प्रपोज किया गया है G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ था, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो मूवमेंट हो रहा है पैंडेमिक को देखते हुए, उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है।
3 एलिमेंट रखा गया है। क्या क्या है? सबसे पहले टेस्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए टेस्ट रिजल्ट का। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग अगर कहीं भी घूमने जा रहे हो, जैसे कनाडा घूमने जा रहे हो, ठीक है, या कनाडा कहीं भी किसी भी रीज़न से जा रहे हो, तो अगर इंडिया एयरपोर्ट से आप निकल रहे हो तो यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। कनाडा पहुँचने के बाद वहाँ पे एयरपोर्ट में टेस्ट होना चाहिए। आपकी यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप कोरोना पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सेकंड है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो क्वारंटीन प्रोसीजर होना चाहिए। जिस भी कंट्री में कोई भी अगर जा रहा है, कनाडा जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो क्वारंटीन प्रोसीजर होना चाहिए। थर्ड है कि मूवमेंट हो और ट्रांजिट प्रोटोकॉल हो। कहीं पे भी मूवमेंट को रोकना नहीं है, क्योंकि ठीक है कोरोना अब रहेगा ही, उसी के साथ जीना है, तो यहाँ पे मूवमेंट भी होना चाहिए। इंडिया के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी कहा गया है कि वो इंश्योर करे कि फॉरेन स्टूडेंट की इंटरेस्ट जो कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और मूवमेंट जितने भी सी फेयरर स्टैंडर्ड सी फेयरर्स हैं उनको घर भी लाया जाएगा। यानी कि आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ वंदे भारत के तहत जो है ना, कुछ ऑपरेशन समुद्र यान इस तरीके का चलाया गया था, सॉरी मैं भूल रही हूँ, एक ऑपरेशन था जिसमें कि जितने भी स्टैंडर्ड इंडियंस थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में या फिर आइलैंड कंट्रीज़ में फंसे हुए थे, तो उनको लाया गया था। एयरप्लेन के थ्रू भी लाया गया था और शिप्स के थ्रू भी लाया गया था, ठीक है। तो उन्हीं को लाने के लिए भी यहाँ पे बात किया जा रहा है। नंबर ऑफ़ इंडियंस जो कि अब्रॉड में रहते हैं वो 175 लाख तक है, जो कि 2019 की ये डेटा निकल कर आई है। क्या क्या इंडिया के द्वारा स्टेप्स लिया गया? हाँ, यहीं पे देखिए आप लोग, वंदे भारत यहाँ पे मिशन है, इंडिया का लार्जेस्ट रिपैट्रिएशन ऑपरेशन है। यानी कि हम अपने इंडियंस को जो दूसरे कंट्री में फंसे हुए थे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, तो उनको वापस लाने के लिए इस तरीके का ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। ट्रैवल बबल्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए, जो भी लोग हमारे इंडिया में है या फिर अब्रॉड में है। G20 क्या है? तो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं 19 कंट्रीज़ के, और यूरोपियन यूनियन का भी। यूरोपियन यूनियन अपने आप में ही एक ग्रुप है जिसमें कि आपको यहाँ पे टोटल 28 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। अब ब्रेक्जिट हो चुका है, ब्रिटेन बाहर हो गया है, तो 27 कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 19 कंट्रीज़ ऐसे हो गए, 27 ऐसे कंट्रीज़ हो गए यूरोपियन यूनियन में। कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो G20 मेंबर जो है वो 80% वर्ल्ड के इकोनॉमिक आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2/3 जो है उनका ग्लोबल पॉपुलेशन से यहाँ पे इंक्लूड होता है, और 3/4 इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो बहुत बड़ी ये G20 की मीटिंग होती है, और बहुत ही बड़ी ये ग्रुप भी है जिसमें 20 कंट्रीज़ देखने, कहने के लिए यहाँ पे 20 कंट्रीज़ है, बट उससे ज़्यादा है क्योंकि 90 कंट्री है, और एक यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में ही अपने आप में 27 कंट्रीज़ है, यूरोप के सब, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। साथ ही अभी आप देखो कि G20 की कमान किसके हाथ में था? तो सऊदी अरेबिया के हाथ में था, ठीक है। नेक्स्ट किसके हाथ में है? तो नेक्स्ट ईयर 2021 का इंडिया के हाथ में रहेगा। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे डोर स्टेप जो बैंकिंग सर्विस है उसको अनवील किया गया, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया ईज 2.0 इंडेक्स रिजल्ट। तो क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस यानी कि अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक उठ के खुद आपके घर आएगा। तो अब ये कैसे होगा? यानी कि बैंक के जो एम्प्लॉयर होंगे वो आपके घर आएंगे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ये किसके अंदर रखा गया है? तो इसको एक इंडेक्स कहते हैं जो कि है ईज इंडेक्स, यानी कि इन्हांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, जिसमें कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विस कस्टमर को उनके घर तक पहुँचाया जाता है। ये आपका जो है यूनिवर्सल टच पॉइंट जो कॉल सेंटर का होता है, वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, इसके थ्रू आप तक पहुंचाया जाएगा। कस्टमर अपने सर्विस को जो भी रिक्वेस्ट किए हैं, जैसे कि आप देखो कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर आपको पासबुक अपडेट कराने के लिए, या फिर आपको जो है कोई नया ATM कार्ड इशू कराना है, चेक इशू कराना है, कुछ भी तरीके का काम आपको करना है, तो उसके लिए जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो बैंकों को, तो बैंक आपके काम कब कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस सर्विस को देखने के लिए जो है ना आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो चैनल के थ्रू। ईज रिफॉर्म एजेंडा है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, तो ध्यान से हर एक पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। इसका एम है यहाँ पे कि एक अच्छा क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग करना है। कैपिटल इन्फ्ल्यूशन होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बैंकों के साथ जुड़े, तो बैंकों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो सेविंग्स होते हैं जिनको वो घर पे रखते हैं उनको वो बैंकों में रखेंगे। और बैंकों के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा जाए, क्योंकि बैंकों के पास पैसा जाएगा तो बैंकों की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप हो पाएगा, क्योंकि NPA की इशू बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बैंकों की हालत ख़राब है, इसलिए बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे। ईज़ आप देखो, ईज़ जो है ये 6 थीम्स के ऊपर बेस्ड है। इस बार ईज़ 2.0 है, ये आपका जो पहले का ईज़ 1.0 है उसी के बेसिस पे इसको लाया गया है। कुछ न्यू रिफॉर्म्स एक्शन पॉइंट है यहाँ पे 6 थीम्स में। तो क्या क्या 6 थीम्स है? इरिवर्सिबल, स्ट्रेंथन प्रोसेस एंड सिस्टम एंड ड्राइव आउटकम्स है।
साथ ही ईज रिफॉर्म इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक के परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेज़र किया जाता है। तो ईज रिफॉर्म इंडेक्स जो है किस लिए भी लाया जाता है, इसका रीज़न पूछा जाएगा तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। क्या काम किया जाता है, तो हर एक पब्लिक सेक्टर्स बैंक की परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर्स किया जाता है। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या क्या है। तो 6 जो है ये आपका 6 थीम्स देखने को मिलेगा कि कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि कस्टमर के कंफर्ट को यहाँ पे देखा जाता है। रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग यानी कि बैंक जो है वो कितना, उनमें कितने पैसे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, गवर्नेंस कितना है, आउटकम्स कितना निकल कर आ रहा है, क्लीन और कमर्शियली जो प्रूडेंट बिजनेस है वो कितना चल रहा है, तो इसको रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग के अंदर रखा जाता है। क्रेडिट ऑफ टेक है यानी कि इसमें बोरोवर और प्रोएक्टिव डिलीवरी कितना है क्रेडिट का। पीएसबी एज उद्यमी मित्र यानी कि यहाँ पे आप लोग अगर अपने उद्यमी यानी कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कितना यहाँ पे आपको हेल्प किया जाता है। फिनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशंस को डीपनिंग करने का यानी कि हर एक लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ना, और बैंक अकाउंट से जोड़ने के साथ साथ आपको जो है स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट के साथ भी जोड़ना, तो ये कितना हो पा रहा है। आउटकम्स इंश्योर करना यानी कि यहाँ पे जो ब्रांड पीएसबी है उसको यहाँ पे डेवलप करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई है, तो ईज इंडेक्स ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इडाई है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि जो यहाँ पे एलआईसी है और जो जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इसको यहाँ पे DSSSI के अंदर रखा गया है। जैसे कि डी सिप आप देखते हो, ये भी आप देखिए होगे डी सिप। तो इसमें क्या था कि जो बैंक अच्छा काम करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनको डी सिप के अंदर रखा जाता था। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा इसको लाया गया था, जिसमें कि बैंकों की परफॉर्मेंस अगर बेटर है और वो जीडीपी में 2% तक अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको डी सिप में रखा जाता था। जैसे हमारे यहाँ के एसबीआई है, आईसीआईसी देखने को मिलेगा, एचडीएफसी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बैंक है, और एक और बैंक है, इसका नाम आप लोग बताइए कि और कौन बैंक है जो इस कैटेगरी में है। तो ये पब्लिक सेक्टर्स बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। इसी के साथ आपको इंश्योरेंस कंपनी का भी देखने को मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहाँ पे DSII रखा गया है। तो इसके अंदर 3 इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो यही ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इंश्योरर जिनकी साइज यहाँ पे मैटर करती है, मार्केट इंपॉर्टेंस कितना है, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कितना इंटरकनेक्टेड है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, साइज इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू कि लाइसेंस कंपनी के पास जो है कितना ज़्यादा उनका रेवेन्यू बन रहा है, यानी कि उनका प्रीमियम अंडर रिटर्न कितना है, उनके एसेट का वैल्यू कितना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। IDAI जो है वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं, यानी कि ये जो अथॉरिटी है ये लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड किया जाए। जैसे कि आरबीआई डीसिप में इंक्लूड करती है। कंडीशनैलिटी क्या क्या है यहाँ पे है कि अपने कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उनके लेवल को रेज करना, आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या रिस्क है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में, और एक साउंड रिस्क जो मैनेजमेंट कल्चर है उसको प्रमोट करना। साथ ही यहाँ पे जो है रेगुलेटरी सुपरविजन भी यहाँ पे इन्हांस करना है, वो भी यहाँ पे किया जाएगा IRDAI के द्वारा। ठीक है, सिमिलर टू DSII यहाँ पे आप देखो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, जिसमें कि अब तक आप लोग देखो कि SBI है, ICIC है, HDFC है, ये सबको इंक्लूड किया गया है एज ए DSIP। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट हर एक स्टेटमेंट से आपका यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ANIC अराइज, इट मीन्स कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस लॉन्च्ड। सो इतना लंबा नाम है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में प्यारा सा इसका निक नेम याद रखना है, ANIC अराइज। ये एक प्रोग्राम है जो कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्या है कि रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट किया जाएगा, और जो इंडिया के स्टार्टअप्स है और जो MSME है उसमें कंपटीशन को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो कैसे होगा सारी काम, तो यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, 50 लाख तक का यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी यहाँ पे आपका प्रपोज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उसके डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ ये आपका जो है इसरो के द्वारा साथ ही 4 मिनिस्टर्स है जो कि यहाँ पे इसको ड्राइव करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। ये सब इससे साथ ही साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्री भी है, वो सब इसको यहाँ पे जो है ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 50
140 लाख यहाँ पे दिया जाएगा। और अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है यहाँ पे, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, और किसके किसके फील्ड के लिए, इंडियन स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए। तो ये ध्यान रखना है, अराइज, एनिक अराइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऑटोनोमस नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है जो कि 1983 में इसको सेटअप किया गया था। स्पॉन्सर किया जाता है इसको अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है, आईएफएससी लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका एम है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, और जो एंटरप्रेन्योर्स है यानी कि जो अपना बिजनेस, अपनी कुछ न्यू आइडिया है, कुछ इनोवेशन है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रमोट करना है। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये नोडल इंस्टीट्यूट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पार्ट से, जो कि यहाँ पे स्टार्टअप पॉलिसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलेक्ट किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही किया जाता है इसके इंस्टीट्यूशन को, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सरोद पोर्ट्स। तो ये है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट। तो ये है क्या, इसमें क्या है कि जो भी आपका डिस्प्यूट है मैरीटाइम सेक्टर में, तो उसको यहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा। जैसे कि पोर्ट्स वगैरह, बंदरगाह होते हैं, शिपिंग सेक्टर्स होता है, जैसे हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट है, नॉन मेजर पोर्ट भी है, जिसमें कि प्राइवेट पोर्ट आते हैं, जेटीस आते हैं, टर्मिनल्स है और साथ ही हार्बर है। तो ये सब इंक्लूड है। इसके बीच में अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसको यहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये जो आपका इस्टेब्लिश किया गया है सैरोड पोर्ट्स, तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया है, जिसका एम है यहाँ पे कि एक एफोर्डेबल, यानी कि अगेन है कि कोर्ट नहीं जाना है, उससे बचने के लिए, तो कोर्ट जाने में आपका टाइम भी खर्च होगा, मनी भी खर्च होगा, तो इन दोनों को सेव करने के लिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एक रिजोल्यूशन प्लान लाया गया है। साथ ही यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है, ये भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो सारी तरीके के डिस्प्यूट को यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो सबसे पहले इंडेक्स में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, प्लस 1 2 3 फर्स्ट या लास्ट कंट्री का भी नाम आपको याद रखना है, और थर्ड कि ये इंडेक्स का पर्पस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली है कि ये रिलीज़ किया जाता है सेंटर फॉर सोसाइटी सिविल सोसाइटी इन कंजक्शन विद कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें क्या मेज़र किया जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, कि कितना लोगों को फ्रीडम दिया गया है, कितना लोग यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हैं, और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कि वो अपना खुद का इकोनॉमिक डिसीजन कितना लेते हैं। तो मेल को कितना इकोनॉमिक डिसीजन लेने का अधिकार है, विमेन को कितना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर दोनों को पूरी तरीके से अधिकार है, तो यानी कि उस कंट्री में इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा है। जैसे इंडिया में आप बात करो तो मेल को ज़्यादा है, फीमेल को कम है, तो हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम में रैंक उतना अच्छा नहीं होगा। अब इसी से आप देख सकते हो कि इंडिया की रैंक जो है 105 हुए, और 2018 में हमारा 79 था, यानी कि हम लोग खिसक के और नीचे आ चुके हैं, यानी कि हमारे कंट्री में महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो चुकी है। तो 162 कंट्रीज़ में भी से हमारा जो रैंक है वो 105 में है, और पहले कुछ सही भी था लेकिन अब और ख़राब हो चुका है। तो इससे यही चीज़ें पता चलता है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। फाइन, हांगकांग के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया है इस इंडेक्स में, उसके बाद सिंगापुर है। तो इतनी 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं एक और इंडेक्स देख लीजिए जो कि है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो आपका रिलीज़ किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ये कोलैबोरेशन करते हैं सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। सेकंड है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी का मतलब है कि एक अर्बन सेटिंग जिसमें कि आपका टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करके जो बेनिफिट है और जो अर्बनाइजेशन की शॉर्टकमिंग है उसको पूरा किया जाएगा। 2020 की ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है। अब हैदराबाद है हमारे कंट्री का जिसको कि 85 पोजीशन मिला है, और न्यू दिल्ली है जिसको 86 पोजीशन मिला है। तो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे कंट्री में सिर्फ 2 यहाँ पे स्टेट निकल कर आया है, एक हैदराबाद और एक न्यू दिल्ली, 85 और 86 पोजीशन में। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी के साथ एक और देख लेते हैं आर्टिकल जो कि है यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम लॉन्च। यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, कोई ज़मीन है जो कि यहाँ पे आपका बर्बाद होते जा रहा है, उसकी क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है, उसमें मरुस्थलीकरण होते जा रहा है, तो यानी कि लैंड की क्वालिटी अगर ख़राब हो रही है तो उसको हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। कोरल रीफ होते हैं, इसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है कि इनिशिएटिव है कि यहाँ पे इसको कम करना है। इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है G20 के मीटिंग में। ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है। इट मीन्स कि हमारी जो आज की एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ ज़मीन है वो अगर ख़राब हो रहे हैं, वो बंजर हो रहे हैं, तो उसको रोकना है।
साथ ही साथ आप लोग देखो इंडिया में 29% जो लैंड है ना वो यहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं, यानी कि ये जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का, तो ये इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन CCD भी कहते हैं, तो इसके हम लोग सिग्नेटरी भी हैं। और हमारा गोल है कि लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रल है इस स्टेटस को हम लोग अचीव करेंगे 2030 तक, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है। इसका एम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे कोरल रीफ है, कोरल रीफ क्या होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो कि समुद्र के नीचे बहुत ही सुंदर सुंदर आपको जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोरल रीफ होते हैं उसकी ब्लीचिंग होती है समटाइम्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकना है और कोरल रीफ को बढ़ाना है। तो कोरल रीफ एक बायोडाइवर्स और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। ये एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करता है शोरलाइन में और डैमेजेस को होने से रोकता है। फ्लडिंग जैसे कि यहाँ पे स्टॉर्म, हरिकेन्स और साइक्लोन से होता है तो वो भी रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इंडिया में आप देखोगे कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड और मालवान जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो वहाँ पे पाया जाता है। G20 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इस बार आप देखोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि G20 कंट्रीज़ में से कौन कौन मेंबर है, तो इसलिए एक बार आप लोग ज़रूर इसको रूबरू हो जाया कीजिए, जो जितने भी मीटिंग होते हैं उस समिट में कितने मेंबर होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस, ठीक है। तो इतनी है G20 कंट्रीज़, इसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 टॉपिक से, जो कि है यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च्ड। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आगे भी लेसन इसी तरीके से आपको कंटिन्यू रखना है। हर एक दिन आपको 4 बजे यहाँ पे लेसन मिल जाता है विजनाइज का। साथ ही मॉर्निंग में आपको तमिलनाडु हिस्ट्री बुक की लेसन मिल जाती है, तो उसे अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे जब भी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सारे यहाँ पर जितने भी PDF है उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करनी होगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट के नाम से, वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड PDFs मिल जाते हैं। सो आज के लिए इतनी, थैंक यू।